हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक और यूट्यूब चैनल स्टडी सर्कल 24। डियर स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में हम देखेंगे आपका 2023 का पीपीटी का क्वेश्चंस पेपर एनालाइज करेंगे। ठीक है, पीपीटी प्री पॉलिटिक टेक्निक टेस्ट का जो 2023 में आपका एग्ज़ाम हुआ था उसका हम पेपर का पूरा सॉल्यूशन बताने वाले हैं। ठीक है, तो हम आपको बता दें कि इसमें टोटल 150 क्वेश्चंस हैं आपके पास, 150 क्वेश्चन है, जिसमें कि 75 क्वेश्चंस साइंस के हैं। ठीक है, और वहीं बात करें 75 क्वेश्चंस आपके मैथ्स के हैं। ठीक है, ओके, तो सारे क्वेश्चंस को हम देखेंगे, लेकिन ये पूरे के पूरे जो 150 क्वेश्चंस है ये एक ही वीडियो में पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो इसलिए ये आज जो है ये पार्ट 1 है। ठीक है, और अगर आप लोग कमेंट करेंगे कि आपको नेक्स्ट वीडियो भी चाहिए रहेगा, यानी पूरा कंप्लीट सॉल्यूशन, तो हम वो भी बना देंगे। ठीक है, तो कई लोगों का कमेंट बार बार आ रहा था कि प्रीवियस ईयर का क्वेश्चंस उनको सॉल्व चाहिए था, तो इसलिए ये वीडियो आप लोगों के लिए बन रहा है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट भी करेंगे। और मैं आपको बता दूं कि कई स्टूडेंट्स ये भी पूछ रहे थे कि क्या नेगेटिव मार्किंग रहेगा, तो मैं उनको बता दूं कि नेगेटिव मार्किंग नहीं है ना। लेकिन अगर आपको गवर्नमेंट कॉलेज चाहिए और सिलेक्शन चाहिए तो आपको मेहनत तो करना पड़ेगा। ठीक, तो चलिए हम बताते हैं आपको किस प्रकार से आपको सॉल्व करना रहता है। ठीक है, तो साइंस में क्या क्या पार्ट रहते हैं ये भी आप देख लीजिए यहाँ से, है ना। आप देख सकते हैं टोटल जो साइंस के क्वेश्चन है 75 होंगे और मार्क्स 75, मतलब ईच क्वेश्चन 1 मार्क्स, हर एक क्वेश्चन पर 1 नंबर आपको मिलेगा। और वहीं मैथ्स की बात करें तो ये भी 75 मार्क्स का होगा, जो कि जिसमें 75 क्वेश्चन होंगे। अब बात करते हैं सबसे पहले पार्ट पर, यानी साइंस का। ठीक है, इससे पहले यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन का बटन जरूर प्रेस कर लीजिएगा इसी प्रकार के लेटेस्ट अपडेट के लिए। ठीक है, उससे पहले भी हमने आपको बता रखा था कि 29 मार्च से क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी, तो क्लासेस स्टार्ट हो चुकी हैं अपने टाइम पर, रेगुलर क्लासेस चल रही हैं। ठीक है, ऑनलाइन ऑफलाइन जिन्होंने सब्सक्रिप्शन ले रखा है तो वो ऑनलाइन भी अटेंड करते हैं। ठीक है, और रही बात आप लोगों के लिए, तो और जो आप लोगों को और वीडियो चाहिए तो कमेंट करके बताइएगा, तो हम आप लोगों के लिए भी वीडियो प्रोवाइड कराते रहेंगे। तो चलिए पहला पार्ट है आपके पास साइंस का। तो पहला क्वेश्चन आप देख लीजिए, यहाँ पास फर्स्ट क्वेश्चन से दिया हुआ है कि पोटेशियम पर मैग्नेट इज यूज्ड प्यूरिफाई वाटर एज इट इज़, है ना। यानी पोटेशियम पर मैग्नेट का उपयोग पानी को शुद्ध करने के लिए किया जाता है, क्योंकि तो इसमें क्या क्या दिया हुआ है, रोगाणु मुक्त करना, ऑक्सीकरण करता है, अपचयन करता है और निक्षालन करता है। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, वो इसका आंसर हो जाएगा, अगर आप देखें तो ऑक्सीकरण करता है। ठीक है, क्योंकि देखिए इसमें पोटेशियम पर मैग्नेट, ठीक है, जिसका फॉर्मूला क्या होता है, KMnO4 होता है, राइट, पोटेशियम पर मैग्नेट। तो इसका यूजेज जो है पानी को शुद्ध करना। ठीक है, तो वाटर का फॉर्मूला क्या होता है, H2O। तो इसके साथ अगर रिएक्ट कराएंगे आप तो के लिए किया जाता है, तो इसमें क्या होगा, ऑक्सीकरण। तो यहाँ पास क्या होगा, यानी ऑक्सीकरण होगा वहाँ पास। ठीक है, तो यहाँ पास जो इसका आंसर आप बताएंगे कि ऑक्सीकरण करता है। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, प्यूरेस्ट फॉर्म ऑफ कार्बन इज, मतलब कार्बन का शुद्धतम रूप क्या है, कोल, चारकोल, कोक और ऑल ऑफ द एबव। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, यहाँ आप देख सकते हैं, यहाँ दिया हुआ है कोयला, चारकोल, कोक और उपयुक्त सभी। तो सबसे पहले ये जान लीजिए कोयला है, जब कोयला को हम पूरी तरह से जला देते हैं, ठीक है, तो वो क्या मिलता है, एक प्रकार से चारकोल के फॉर्म में आता है, और उसको और ज़्यादा हीट कर दिया जाए तो वो क्या हो जाता है, पूरी तरह से कोक बन जाता है, राइट। तो इसका मतलब ये हुआ कोक को कार्बन का सबसे शुद्ध रूप माना गया है ना। ये जो कोक है, राइट, इसको कार्बन, कार्बन मतलब सी, यानी जो जले हुए पदार्थ हैं वो कार्बन के रूप में होते हैं, तो उसको सबसे शुद्ध रूप माना जाता है, राइट, क्योंकि कोक का जो 98% है ना, याद रखिएगा, क्योंकि कोक का लगभग 98% क्या होता है, वो कार्बन होता है। क्या होगा, 98% कोक का लगभग कार्बन होता है। ओके, कोयले को अगर हम लंबे समय तक, यानी काफ़ी समय तक अगर गर्म करें तो वो किस रूप में प्राप्त होता है अपने को, कोक रूप में प्राप्त होता है। ठीक है,
कोक कार्बन का एक खनिज रूप है। कोक जो है ना वो कार्बन का एक मिनरल है यानी खनिज है। ठीक है, इसको भी आपको याद रखना है। तो आपको यहाँ से ये भी याद रखना है कि इसका कितना परसेंटेज होता है, 98% होता है। और किसके रूप में पाया जाता है, कार्बन के रूप में पाया जाता है। कोक का लगभग 98% कार्बन होता है, ये याद रखना है आपको, है ना। इस प्रकार से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपके पास। अगला प्रश्न देखिए, नेक्स्ट अगला प्रश्न है कि अवतल दर्पण, ठीक है, क्या दिया हुआ है कि अवतल दर्पण के साथ -0.6 का आवर्धन प्राप्त करने के लिए वस्तु को रखा जाना चाहिए। ठीक है, तो कहाँ दिया हो, फोकस पर, पोल और फोकस के बीच, फोकस और वक्रता केंद्र के बीच, और वक्रता केंद्र से परे। ठीक है, अवतल दर्पण बोला है। ठीक है, तो इस प्रकार से अगर आप अवतल दर्पण इस प्रकार से अगर बनाते हैं तो ये देखिए अवतल दर्पण का ये जो सेंटर का पार्ट होगा, ये सेंटर में क्या होता है, पोल होता है। ठीक है, और इससे एक लाइन होकर जाती है, उसको क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस यानी मुख्य अक्ष बोलते हैं। ठीक है, और अब यहाँ पास अगर देखेंगे तो ये होता है फोकस, राइट, और यहाँ पास होता है सी, इसको बोलते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर यानी वक्रता केंद्र, राइट। तो पोल यानी ध्रुव से वक्रता केंद्र की दूरी को क्या बोलते हैं, वक्रता त्रिज्या बोलते हैं, उसको हम आर से दर्शाते हैं। ठीक है, और यहाँ पास पोल यानी जो आपका अवतल दर्पण है उसका जो मध्य बिंदु है यानी ध्रुव से फोकस तक की दूरी को हम क्या बोलते हैं, फोकस दूरी बोलते हैं, इसको स्मॉल एफ से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पास पूछा गया है कि -0.6 का आवर्धन क्षमता के लिए वस्तु को रखा जाना चाहिए। तो याद रखिएगा, तो इस प्रकार से अगर आवर्धन क्षमता के लिए पूछा है तो उस वस्तु को हम कहाँ रखेंगे, वक्रता केंद्र पर रखेंगे। कहाँ पास, वक्रता केंद्र पर। ठीक है, तो यहाँ पास वक्रता केंद्र से परे, तो ये इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, ओके, नेक्स्ट देखिए अगला क्वेश्चन है आपके पास। क्वेश्चन है वर्नियर कैलिपर्स के अल्पतमांक को परिभाषित किया जाता है। ठीक है, किससे परिभाषित किया जाता है ये आपको बताना है। ठीक है, तो क्या दिया है, मुख्य स्केल के एक खाने और वर्नियर स्केल के एक खाने के मानों का अनुपात, और मुख्य स्केल के एक खाने का वर्नियर स्केल के एक खाने के मानों का अंतर, मुख्य स्केल के एक खाने और वर्नियर स्केल के एक खाने में मानों का गुणनफल, और मुख्य स्केल के एक खाने और वर्नियर स्केल के एक खाने में मानों की संख्या। तो इस प्रकार से आप ये जानिएगा कि मुख्य स्केल होता है एक, है ना, और एक होता है वर्नियर स्केल। तो वर्नियर स्केल में जो खानों की संख्या होती है वो कितना होता है, 10। ठीक है, तो उसका जब अल्पतमांक निकालते हैं तो हम क्या निकालते हैं, 0.001 करके निकालते हैं। ठीक है, वर्नियर कैलिपर्स के लिए। तो यही पूछा है कि वर्नियर कैलिपर्स का अल्पतमांक को परिभाषित किया जाता है। ठीक है, तो किस रूप में परिभाषित किया जाता है ये आपको बताना है यहाँ से। तो इसका जो अगर करेक्ट आंसर आप देखें तो आपको मिलेगा, ये जो आप देख पा रहे हैं कि मुख्य स्केल के एक खाने और वर्नियर, है ना, वर्नियर स्केल के एक खाने के मानों का अंतर होता है। ठीक है, ये अल्पतमांक होगा उसका। क्लियर। अब अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन है आपके पास, निम्नलिखित में से कौन सा शुद्ध पदार्थ नहीं है ना, कौन सा शुद्ध पदार्थ नहीं है। तो अब इसमें शुद्ध पदार्थ के लिए पूछा गया है, तो क्या क्या दिया है, एक दिया हुआ है मरकरी, है ना, फिर इसके बाद डिस्टिल वाटर दिया हुआ है, नाइट्रिक एसिड दिया हुआ है और एयर। तो क्वेश्चन देखिए क्या पूछा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट प्योर सब्सटेंसेस, है ना, प्योर सब्सटेंस। तो प्योर सब्सटेंस नहीं है, ये आपको बताना है इसमें से। तो आप देख पा रहे हैं ये पारा is already is a pure substance, distilled water is also pure substance, and nitric acid is also pure substance, but air is not pure substances, है ना, because एक वायु में क्या है, बहुत सारे धूल आदि कण मौजूद होते हैं, है ना। ठीक है, तो इसलिए हम शुद्ध पदार्थ के रूप में हम इसे नहीं मान सकते। ठीक है, तो क्या होगा इसका करेक्ट आंसर, यानी एयर, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन है आपके पास, उस हाइड्रोकार्बन का नाम बताना है जिससे
जिससे एथेनॉल बना है ना। नेम द हाइड्रोकार्बन फ्रॉम विच एथेनॉल इज मेड। तो एथेन, इथेन, मीथेन, बेंजीन और ब्यूटेन, ठीक है। तो क्या बोला गया है, एथेनॉल, तो यानी ऑल ग्रुप लगा हुआ है ना। ओके, तो अब इसमें से क्या आएगा इसका आंसर, अगर देखें तो आपने एथिल अल्कोहल का नाम सुना होगा, जिसका फॉर्मूला क्या होता है, C2H5OH, है ना। ये क्या है, एथिल अल्कोहल है, राइट। C2H5OH, ये क्या है, एथिल अल्कोहल, राइट। तो इसका फॉर्मूला किससे बनता है, एथेन से, राइट। तो इथेन, तो अगर एथेनॉल अगर हम बोलेंगे, ये क्या होगा, एथेनॉल। तो एथेनॉल क्या है, C2H5OH, है ना। इसका आणविक सूत्र है ये C2H5OH। इसको एथिल अल्कोहल भी बोलते हैं, राइट। आईयूपीएसी नेम पद्धति में अगर देखेंगे हम, तो ऑल ग्रुप उसमें जुड़ेगा अंत में, ठीक है। और OH, जो इसका OH होना, ये OH को हम क्या बोलते हैं, हाइड्रोक्सिल समूह बोलते हैं, राइट। ये इसका समूह क्या है, यानी C2H5 के साथ क्या ऐड हो रहा है, OH, है ना, ऑल ग्रुप, राइट। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए क्या है, इथेन। क्लियर। अब नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखिए, प्लाज्मा। प्लाज्मा एक मिश्रण होता है। प्लाज्मा क्या है, एक मिश्रण होता है। किसका मिश्रण होता है, ये आपको बताना है यहाँ से, ठीक है। तो प्लाज्मा अगर देखेंगे तो क्या दिया, मुक्त इलेक्ट्रॉनों और आयनों का, सिर्फ मुक्त इलेक्ट्रॉनों का, मुक्त कण और आयन और प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, ठीक है। प्लाज्मा इज मिक्सचर ऑफ, तो किसका मिक्सचर होता है, ये भी आपको मालूम होना चाहिए। क्लियर। तो यहाँ से अगर इसका आंसर हम करेक्ट अगर आंसर देखेंगे तो क्या होगा, प्लाज्मा एक मिश्रण है, तो किसका, मुक्त इलेक्ट्रॉन और आयनों का। किसका होगा, मुक्त इलेक्ट्रॉन और आयनों का, ठीक है। ओके, नेक्स्ट अब क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूनिटलेस क्वांटिटी, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सी राशि बीमाहीन है, ठीक है। बीमाहीन राशि बताना है आपको यहाँ से। तो पहला ऑप्शन क्या दिया, डिस्प्लेसमेंट ग्रेडियंट यानी विस्थापन प्रवणता, प्रेशर ग्रेडियंट दाब प्रवणता, फोर्स ग्रेडियंट बल प्रवणता और वेलोसिटी ग्रेडियंट, ठीक है। तो बीमाहीन पूछा है, जिसके मतलब डायमेंशनल फॉर्मूला नहीं होता है, यानी बीमाहीन राशि है, ठीक है। यानी बोल सकते हैं आप कि बीमाहीन राशि जिसकी बीमाएँ नहीं होंगी, है ना, तो वो क्या होगा, आपका प्रेशर यानी विस्थापन प्रवणता, ठीक है। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट ग्रेडियंट की कोई बीमा नहीं होती, ये एक यूनिटलेस क्वांटिटी है, ठीक है। तो क्या होगा, बीमा विस्थापन प्रवणता, ठीक है। नेक्स्ट अब क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 9 है। 9 का यहाँ से अगर देखें तो, निम्नलिखित में से किस प्रयोग से न्यूट्रॉन, है ना, किस प्रयोग से न्यूट्रॉन की खोज हुई। निम्नलिखित में से किस प्रयोग से, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सपेरिमेंट लेड टू द डिस्कवर ऑफ न्यूट्रॉन्स, ठीक है। तो यहाँ पास दिया हुआ किसके प्रयोग से हम बोल सकते हैं, है ना। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पास देखिए पहला दिया हुआ ऑप्शन निर्वहन ट्यूब प्रयोग और अल्फा किरण प्रकीर्ण और चैडविक का प्रयोग और आइल ड्रॉप प्रयोग। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा चैडविक का प्रयोग, ठीक है। ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, राइट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे अब हम यहाँ। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए आप। क्वेश्चन से आपके पास 30 सेंटीमीटर त्रिज्या का अवतल दर्पण पानी में रखा जाता है, 30 सेंटीमीटर का, ठीक है। तो हवा और पानी में इसकी फोकस दूरी में अंतर क्या होगा। तो याद रखिए, अगर हवा और पानी की बात की गई है यहाँ पास, है ना, और अवतल दर्पण, ठीक है, तो उसमें कोई भी किसी भी प्रकार का अंतर नहीं होगा। तो यहाँ पास अगर आंसर की बात करें तो करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, 0 सेंटीमीटर हो जाएगा, राइट। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखिए कि भार W1 का एक पिंड, है ना, भार W2 के जंजीर, ठीक है, क्या है, जंजीर के माध्यम से एक कमरे की छत
यहाँ पर से क्वेश्चन फिर से इसको देखिए कि दिया हुआ भार W1 का एक पिंड भार W2 की जंजीर के माध्यम से एक कमरे की छत से निलंबित कर दिया गया है, यानी लटका दिया गया है। तो छत द्वारा जंजीर पर आरोपित बल जिससे उसे ऊपर की ओर खींचते हैं, यानी अ बॉडी ऑफ वेट W1 इज सस्पेंडेड फ्रॉम द सीलिंग ऑफ रूम थ्रू अ चेन ऑफ वेट W2, द सीलिंग पुल द चेन बाई अ फोर्स। ठीक है, तो यहाँ पास फोर्स पूछा गया है कि वो फोर्स कौन सा होगा। ठीक है, तो W2 पहला, दूसरा यहाँ पास ऑलरेडी एक वर्क दे रखा है नहीं W2, और फिर नेक्स्ट है कि W2 प्लस W1/2 और W2 और W1 मतलब दोनों जो वर्क कर रहे हैं है ना, W1 और W2 के लिए उसका अंतर दिया हुआ है, और यहाँ पास W2 प्लस W1। तो यहाँ पूछा क्या गया है, क्वेश्चन में पूछा गया है कि छत के द्वारा जमीन पर आरोपित बल जिससे उसे ऊपर की ओर खींचते हैं, है ना, तो ऊपर की तरफ खींचते हैं, तो उसका बल का जो फॉर्मूला जो वर्क किया जाएगा वो क्या होगा, W2 और W1, है ना। तो इसका ऑप्शन नंबर क्या होगा, डी, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कि दोनों जो वर्क हैं, जो बल पहला और दूसरा बल, है ना, ठीक है, जिसमें कि भार क्या है W1 और दूसरा पिंड का भार W2 की जंजीर के माध्यम से कमरे की छत से निलंबित किया गया है। तो उन दोनों का जो योग होगा यानी सम होगा वही इसका आंसर होगा, है ना। तो इसका आंसर हो जाएगा W2 प्लस W1। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा विस्थापन का लक्षण नहीं है। ठीक है, तो विस्थापन का लक्षण पूछा गया है ना। विस्थापन के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पास का ऑप्शन देखिए, इसका परिणामी और दिशा दोनों हो, है ना, विस्थापन के लिए बोल रहा है। तो यह वस्तु द्वारा तय किए गए वास्तविक पथ के बराबर या उससे छोटा हो सकता है, इसका मान 0 हो सकता है, यह सदैव धनात्मक होता है। राइट, तो इस प्रकार में अगर आप देखें तो ये क्या बोला गया है कि विस्थापन का लक्षण क्या होगा। तो विस्थापन क्या होता है, याद रखिएगा, ये हमेशा धनात्मक होगा। ठीक है, विस्थापन अगर इसमें लक्षण की बात की गई है, परिमाण और दिशा दोनों हो। ठीक है, और फिर इसमें एक वास्तविक पथ के लिए बराबर या छोटा हो सकता है, फिर इसका मान 0 हो सकता है, और यह सदैव धनात्मक होता है। तो आप इसे ही बताएंगे, यह सदैव धनात्मक हो सकता है। अगला प्रश्न देखिए कि एक धनात्मक आवेश एक व्यक्ति की ओर बढ़ रहा है। ठीक है, एक पॉजिटिव चार्ज है और एक व्यक्ति की तरफ बढ़ रहा है, तो उस व्यक्ति के सापेक्ष चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की दिशा होगी। ठीक है, चुंबकीय क्षेत्र की रेखाओं की दिशा पूछा गया है यहाँ पास। राइट, तो चुंबकीय क्षेत्र की दिशाओं क्या होगी, तो देखिए एक तो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा क्या होगी, इस प्रकार से हो सकती है ना। राइट, तो इस प्रकार अगर देखें तो ये क्या है आपका, ये एंटी क्लॉकवाइज है ना, ये जो है एंटी क्लॉकवाइज है। एंटी क्लॉकवाइज मतलब घड़ी की सुई की विपरीत दिशा हो गई ना। तो एक धनात्मक आवेश बोला गया और एक व्यक्ति की ओर बढ़ रहा है, कौन सा, पॉजिटिव चार्ज। तो पॉजिटिव चार्ज को क्यू से रिप्रेजेंट कर देते हैं। उस व्यक्ति के सापेक्ष चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की दिशा होगी तो किधर, वामावर्त यानी एंटी क्लॉकवाइज, है ना। तो इसका आंसर करेक्ट आंसर हो गया आपका वामावर्त दिशा में। ओके, नेक्स्ट अगला प्रश्न देखिए, क्लोरीन आयन आवेशित होता है ना। तो क्लोरीन क्या है, Cl। क्लोरीन को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, Cl से रिप्रेजेंट करते हैं। और क्लोरीन क्या होता है, नेगेटिव होता है। जैसे कि अगर सोडियम की बात की जाए तो सोडियम एक धनावेश है और क्लोरीन क्या है, एक माइनस है। ठीक है, ऋणायन है बोलते हैं उसको। तो ये क्या होगा, क्लोरीन आयन ये कौन सा आवेशित है, एक ऋणावेशित है, यानी ऋणात्मक है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, निम्न में से कौन सी अधातु को पानी में डुबाकर रखी जाती है। तो ये आप लोग को सबको पता होगा। ठीक है, कि किस अधातु को पानी में डुबाकर रखा जाता है। ठीक है, तो दिया हुआ है आपके पास, विच ऑफ द फॉलोइंग नॉन मेटल केप्ट इन इमर्स्ड इन वाटर, वाइट फॉस्फोरस, रेड फॉस्फोरस, सल्फर और आयोडीन। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, वाइट फॉस्फोरस। नेक्स्ट अभिकथन दिया हुआ, स्टेटमेंट बोला गया है कि दूर की वस्तु को स्पष्ट रूप से नहीं देख सकता, है ना। ध्यान दीजिएगा क्वेश्चन को, दूर की जो ऑब्जेक्ट है उसको क्लियर नहीं देख सकते हैं। रीज़न क्या है,
मायोपिया से पीड़ित आँख का दूर बिंदु अनंत से कम होता है। ठीक है, तो इसमें देखिए दोनों चीज़ें दिया हुआ उसे आपको समझना पड़ेगा। दिया हुआ है ए और आर दोनों सत्य है और आर ए की सही व्याख्या है ना। और दूसरा ऑप्शन दिया हुआ है कि ए और आर दोनों सही हैं लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं है। दोनों अपने आप में सही हैं ए और आर, लेकिन जो है मायोपिया से पीड़ित आँख का दूर बिंदु अनंत से कम है ना। तो तीसरा ऑप्शन है ए सत्य परंतु आर असत्य है। ए और आर दोनों असत्य हैं। ठीक है, तो इसके अगर करेक्ट आंसर की बात करें तो करेक्ट आंसर इसका क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, ऑप्शन नंबर क्या होगा इसका, बी करेक्ट आंसर हो जाएगा कि ए और आर क्या है, दोनों सही हैं लेकिन आर जो है ना ये मायोपिया से पीड़ित आँख का दूरबिंदु अनंत से कम है, ये सही नहीं है। ठीक है, इसका जो रीज़न है वो सही नहीं है। ठीक है, आर जो है ए की सही व्याख्या नहीं करता, ये बोल सकते हैं। अगला प्रश्न देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, व्हाट इज द स्ट्रक्चरल ज्योमेट्री ऑफ CH4, है ना, राइट, यानी मीथेन। तो मीथेन का जो फॉर्मूला है CH4, तो उसका संरचनात्मक ज्यामितीय क्या है ये आपको बताना है। जैसे ये कार्बन है, कार्बन की जो संयोजकता है वो कितनी है, 4 है। तो यहाँ एक हाइड्रोजन दिखा दीजिए आप, यहाँ पास ये हो गया H, तो ये क्या बनता है, CH4 बनता है। ठीक है, तो ये अगर आप देखेंगे तो किस प्रकार का इसकी संरचनात्मक ज्यामितीय आकृति बनेगी वो आपको बताना है। तो याद रखिएगा ये कैसा बन रहा है, चतुष्फलकीय बन रहा है। ठीक है, इसकी संयोजकता 4 है ना, तो ये क्या हो जाएगा, चतुष्फलकीय बनेगा। ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 18 है, निम्नलिखित में से कौन सा एक थर्मोप्लास्टिक का एग्जाम्पल है। थर्मोप्लास्टिक, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एग्जाम्पल ऑफ थर्मोप्लास्टिक। तो क्या दिया, पॉलीथीन दिया है, नायलॉन और फिर एक्रिलिक और फिर पॉलिस्टर। ठीक है, तो इसमें थर्मोप्लास्टिक की बात की गई है, राइट। तो थर्मोप्लास्टिक मतलब एक प्रकार का प्लास्टिक, तो ये क्या होगा, इसका करेक्ट आंसर होगा पॉलीथीन। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इज अ करेक्ट आंसर, राइट, पॉलीथीन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है ना, तो इसकी गति और दिशा दोनों में सदैव परिवर्तन होता है। गति और दिशा में कोई परिवर्तन नहीं होता, गति में परिवर्तन लेकिन दिशा में कोई परिवर्तन नहीं होता, दिशा में परिवर्तन लेकिन नियत गति होता है ना। तो व्हेन अ रे लाइट गोज फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर इज ऑलवेज अ चेंज इन इट्स स्पीड एज एल डायरेक्शन, नो चेंज इन स्पीड एंड डायरेक्शन, एंड अ चेंज इन स्पीड बट नो चेंज इन डायरेक्शन, एंड अ चेंज इन डायरेक्शन बट कांस्टेंट स्पीड। तो आई थिंक आई होप इस क्वेश्चन का आंसर आप सभी को ही जानते होंगे कि क्योंकि आप लोगों ने इसका काफ़ी कॉमन क्वेश्चन है, ये आपने 10th में भी पढ़ा होगा, 12th में भी पढ़ा है आपने, है ना, लाइट वाले चैप्टर में। तो इस क्वेश्चन का आंसर आप सभी को ही वीडियो के कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा। ठीक है, अगर आप लोग मैक्सिमम को लोगों के द्वारा गलत होगा तो मैं कमेंट सेक्शन में पिन कर दूंगा करेक्ट आंसर, ओके, वहाँ से भी आप देख सकते हैं, लेकिन एक बार आप ट्राई कीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 20 देखिए। 20 क्या है, यदि P Q R अलग अलग बीमाओं वाली भौतिक राशियां हैं तो निम्नलिखित में से कौन सा संयोजन कभी भी सार्थक नहीं हो सकता। ठीक है, तो ये दिया हुआ है, तो क्या है, P माइनस क्यू अपॉन आर, पी क्यू माइनस आर, और पी क्यू अपॉन आर, और पी क्यू माइनस क्यू स्क्वायर अपॉन आर। तो इसका अगर करेक्ट आंसर की बात करें तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इज अ करेक्ट आंसर, पी क्यू माइनस आर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कोयले की उच्चतम गुणवत्ता, है ना, यानी द हाईएस्ट क्वालिटी ऑफ कोल इज, आई थिंक आप सभी लोगों को मालूम होगा, है ना। तो इसका भी आप लोग आंसर यानी क्वेश्चन नंबर 21, है ना, आप कमेंट सेक्शन में लिखेंगे 21 का जो आपको ऑप्शन लिखता है,
आपको ऑप्शन जो भी समझ में आता है तो आपको लिखना है ऐसा करके, ABCD कुछ भी लिखिए लेकिन आपको लिखना है, ठीक है। क्योंकि कोयले की उच्चतम गुणवत्ता पूछा गया है। आप लोग EVS वगैरह में भी कई बार पढ़े हैं, है ना, SST में पढ़ते हैं और EVS में पढ़े हैं आप लोग क्लास 12th में, राइट। नेक्स्ट देखिए, अब अगला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 22 क्या है, जंग का रासायनिक सूत्र, ठीक है, केमिस्ट्री का क्वेश्चन है, राइट। तो जंग यानी द केमिकल फॉर्मूला ऑफ रस्ट इज, ठीक है। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, तो जंग के लिए पूछा गया है ना, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर जो बी देख रहे हैं आप, Fe2O3, फेरस ट्राईऑक्साइड, राइट। तो फेरस ट्राईऑक्साइड इसका फॉर्मूला हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सा यौगिक सीमेंट को रंग देता है ना, कौन सा यौगिक सीमेंट को रंग देता है। तो ऑप्शन क्या है, चूना, सिलिका और आयरन ऑक्साइड एल्यूमिनियम, ठीक है। तो इसमें यौगिक सीमेंट को रंग देने की बात की गई है ना, तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, यहाँ से अगर देखेंगे तो करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर सी, सिलिका, ऑप्शन नंबर सी, आयरन ऑक्साइड, आयरन ऑक्साइड, ठीक है। क्या होगा, आयरन ऑक्साइड, ठीक है, आयरन ऑक्साइड, ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 है, निम्नलिखित में से कौन सा आरेख धारावाही तार द्वारा उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र को सही ढंग से दर्शाता है। तो धारावाही चुंबक है ना, तो धारावाही तार के लिए पूछा गया है, चुंबकीय क्षेत्र को पूछा गया है, राइट। तो इसके लिए अगर देखेंगे तो सबसे पहले अगर ये कंडक्टर है तो कंडक्टर में जो ये धारा प्रवाहित हो रही है इस प्रकार से, ठीक है, तो यही इसकी दिशा होगी, है ना। तो ये वृत्ताकार इस कंडक्टर के रूप में होगा। तो इसका जो सही आंसर होगा वो क्या होगा, ये ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि डीसी क्या दिया हुआ क्वेश्चन कि द फ्रिक्वेंसी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस बाय डीसी जनरेटर इज इक्वल टू, डीसी जनरेटर द्वारा उत्पादित बिजली की आवृत्ति पूछा गया है, किसके बराबर होती है ना, जनरेटर के द्वारा। तो ये आप याद रखिएगा, डीसी, तो डीसी के द्वारा कोई अलग से, क्योंकि पूछा है ना, डीसी जनरेटर द्वारा उत्पादित बिजली की आवृत्ति खालिस्तान मतलब इसके इक्वल होती है, किसके इक्वल होती है, तो ये 50 हर्ट्ज होता है, ये इंडियन इलेक्ट्रिसिटी फ्रिक्वेंसी है, और ये 100 हर्ट्ज और 200 हर्ट्ज, तो ये सब तो पॉसिबल ही नहीं है। और ये तो एक्चुअल में आपका AC यानी इंडियन जो इलेक्ट्रिक है उसका फ्रिक्वेंसी है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए क्या होगा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है, 0 हर्ट्ज, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप, क्वेश्चन नंबर 26, एक खाद्य श्रृंखला में अपघटक को क्या कहा जाता है, इन फूड चेन डिकम्पोजर्स आर कॉल्ड एज, राइट। तो इसको क्या कहते हैं वो आपको याद रखना है। ऑप्शन नंबर जो डी है ये इसका करेक्ट आंसर है, ये ठीक है, पुनर्चक्रण करता यानी रिसाइकल्स, है ना, ठीक है। तो ये आपका 26 क्वेश्चन हो गया। इसके बाद भी आपके और क्वेश्चंस बचे हुए हैं, तो वो टोटल क्वेश्चन आपको नेक्स्ट वीडियो में मिल जाएगा। यदि आपको वन शॉट वीडियो चाहिए, है ना, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन का, तो वो भी आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा, और इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, है ना। मिलते हैं हम आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड लक। डियर स्टूडेंट्स, आपको ये भी बता दूं कि इसी प्रकार के और भी अगर आपको वीडियो चाहिए, या तो PPST का, या फिर आपको BSc नर्सिंग, या फिर पैट एग्रीकल्चर का, तो आप इस प्रकार के वीडियो के लिए आप चैनल के साथ बने रहें। आपको लगातार इस प्रकार के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस भी मिलते रहेंगे। अगर आपको और डाउट है किसी भी CG व्यापम के एंट्रेंस एग्जाम से लेकर किसी से भी रिलेटेड, तो आप वीडियो के कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट वीडियो में आपको उसका रिप्लाई ज़रूर मिलेगा। ओके, तो आज के वीडियो में इतना ही। थैंक यू एंड गुड लक।